सबसे पहले हमने ये कहा था कि भाई नोटपैड आपके पास होना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो हम नोटपैड से शुरू करने लगे हैं, नोटपैड प्लस प्लस से। ये मैंने नोटपैड प्लस प्लस ले दिया और मैंने ये क्या कहा था कि गूगल पर जाएं और वहाँ पे जाकर लिख दो डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस बस। तो जो भी आपके पास टूल नज़र आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, तो ये खुद ब खुद आपको आपके डेस्कटॉप पर भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल एक यहाँ पर मैं लिखकर भी दिखा देता हूँ, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, ऐसे लिखना है आपने घर में जाकर। इसी तरह आपने 7-zip भी ऐसे ही डाउनलोड करना है, आपने लिखना है डाउनलोड 7-zip बस। तो वो भी आपके सामने आ जाएगा, वो भी फ्री सॉफ्टवेयर है, ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है। यानी इसके लिए आपको किसी सीरियल नंबर की ज़रूरत नहीं है, किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। दोनों के लिए हमें ना सीरियल की ज़रूरत है ना लाइसेंस की। सो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, ये ऊपर आ गई, सबसे ऊपर इन्हीं की वेबसाइट है ये। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो सबसे ऊपर वाला आ रहा है इसी पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर डाउनलोड का बटन भी आ जाएगा। चलो, जैसे ही हम डाउनलोड का बटन प्रेस करेंगे तो ये डाउनलोड में आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होगी आप इसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, जैसे आप देख रहे हैं ना ये आ रहा है यहाँ पे, तो जैसे ही ये यहाँ पे कंप्लीट होगा इस पर क्लिक करके इस पर डबल क्लिक कर दें तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये आ गया, क्योंकि मेरे पास ये पहले से भी पड़ा हुआ है, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, इस वजह से ये 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन शुरू होगी। यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो ये आपको डेस्कटॉप पे भी नज़र आ जाएगा। जब हम एक से दो बार दोबारा करते हैं तब भी वो सारा प्रोसीजर दोबारा आता है कि आप नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। जी करना हर पड़ता बार है। ये क्यों आता है? नहीं क्यों आएगा, वो आप डाउनलोड बार बार करेंगे तो ऐसे ही आएगा एक ना। बार ही डाउनलोड किया मैंने, जब हम और करेंगे ना उसे दोबारा। अब इकट्ठा बोलना चाहते हैं तो समझ कैसे आएगा। ओके, मैं आपसे, आप देखिए आपका नहीं आया ना उधर, कोई बात नहीं, यहाँ लिखें आप नोटपैड, वो आ गया सामने। आपने बस इसको खोलना है, इस वाले नोटपैड को खोलना है। आप बार बार डाउनलोड वाली फ़ाइल को खोलते हैं, तो जब आप डाउनलोड वाली फ़ाइल को बार बार खोलेंगे तो वो डाउनलोडर ही चलेगा ना। आपको मैंने कहा कि जब आप एक दफ़ा इंस्टॉल कर चुके होंगे तो आपने यूँ करना है, यहाँ पर लिख देना है नोटपैड प्लस। आ गया ना ऊपर, ये आपके पास भी ऐसे ही आएगा। मैंने कहा आपके पास भी ऐसे ही आ रहा होगा, आपके लैपटॉप पे भी इसी तरह ही नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर देखिए कितनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पिन टू टास्क बार। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पिन टू स्टार्ट। कहाँ पे रखना चाहते हैं आप इसको, क्लिक करें वहाँ पे रख लो। ये पिन टू स्टार्ट, तो स्टार्ट वेन्यू पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब मैं इस पर स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, वो देखें ऊपर आ गया। सर ये मैं पूछूं कि जब हम देखिए, जब ओपन करते हैं ना नोटपैड को, जो हमारा मतलब कि आगे प्रोसीजर आता है कि नेक्स्ट करेंगे, फिर इंस्टॉल, इसका वो जब हम एक बार ही ओपन करने के बाद में सब कुछ कर लेते हैं, दोबारा जब हम नहीं आता ना, आप डाउनलोड बार बार कर रहे हो, आप बार बार डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक करते हो। यही तो आपको समझा रहा हूँ कि आपने उधर नहीं जाना। यही कह रहा हूँ आपको कि आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्च में आना है, यहाँ पर आपने लिखना है नोटपैड प्लस प्लस। आ गया। आपने उस इंस्टॉलर पे तो नहीं जाना ना। अगर आप उस इंस्टॉलर पे बार बार डाउनलोड में जाके उसे क्लिक करोगे तो फिर तो इंस्टॉलेशन ही करेगा हर दफ़ा। वो तो इंस्टॉलर था, सिर्फ इंस्टॉल करने के लिए था, उसका काम ख़त्म। उसे डिलीट भी कर देंगे तो कुछ नुकसान नहीं है, वो सिर्फ इंस्टॉलर है। अब ये इंस्टॉल हुआ, उसने जितने भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते हैं, जब हम उनका नाम लिखते हैं तो यहाँ पे नज़र आ जाते हैं हमें। अब आपको यहाँ से इसको यहाँ तो ओपन कर लेना है। यहाँ अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है इसे हर दफ़ा ढूंढने में, तो आप इसको चाहें तो टास्क बार पे, यानी कि इस जगह पे पिन कर दें। जैसे मैं इसको करूँगा यहाँ भी नज़र आएगा, ये आपको आ गया यहाँ पर परमानेंट नज़र। इवन मैं इसको बंद भी कर दूँगा तो वो नज़र आता रहेगा। देखें, अभी मैं इसे खोलना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये खुल जाएगा जी। अब ये वो वाली फाइल्स हैं जिन पे हमने सारा काम किया था, इसको तो बंद कर देते हैं फ़िलहाल। इंडेक्स को इन पे आ जाते हैं, यहीं से हमने शुरू किया था ना, बट हम यहाँ से शुरू नहीं कर रहे, हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बिगनिंग से, कि हमने HTML फाइल बनानी कैसे है, वहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं। लेकिन अब हमने क्विक व्यू में इसको ख़त्म भी करना है। सो यहाँ से मैं गया भाई न्यू पेज आ गया। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है HTML फाइल का। सो HTML फाइल में
हमारी जो कमांड्स होती हैं वो टैग्स कहलाते हैं, ठीक है। और हमें पहले इसका स्ट्रक्चर समझना है, तो हम ये कहते हैं भाई इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि ये स्टार्ट होता है HTML से और ये एंड होता है HTML पर, ठीक। और मैंने क्या कहा था कि अगर आप इसको पहली दफ़ा में जी सेव कर लें, हाँ मैंने कहा अगर हम इसको पहले शुरू में ही सेव कर लें तो अच्छी बात होगी ना, फिर ये हमें रिकमेंड भी करेगा। सो मैं कहता हूँ फाइल सेव एज, और यहाँ ही पर आकर हम इसका नाम क्या रख लेते हैं भाई, बैकअप लेक्चर, ठीक है। चलो जी आगे क्या करना है, हमने इसको .html करना है। सो यहाँ से HTML को चूज़ कर लें लिस्ट में से, H प्रेस करोगे तो जितनी भी H वाली ऑप्शंस हैं सब में गो थ्रू करेगा, नहीं तो ड्रैग करके ढूंढ लें भाई, जैसे भी आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल पर जा सकते हैं, चले जाएं आगे। फाइल का नाम है बैकअप लेक्चर, यहाँ पर इसकी टाइप क्या होगी HTML, ऊपर बताने की ज़रूरत नहीं है, सेव करें। चलो इसका कलर ब्लू भी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अब इसकी टाइप को अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो दूसरा पार्ट था वो क्या था, हेड था। सो हमने हेड को लिखा, और इसके अंदर जो तीसरा पार्ट था वो बॉडी था, सो हमने बॉडी को लिखा। ये तो हो गया पूरा स्ट्रक्चर। अभी फाइल में हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक पूरी HTML फाइल का स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया कि भाई HTML की फाइल इस तरह की होती है। अभी तक हमने इसमें कोई कमांड नहीं दिया है, अभी हमने ये बताया कि मेन लूप HTML का है, उसके अंदर हेड, उसके अंदर बॉडी। अब मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ इसको भी, अभी भी हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, जिसमें कुछ लिखेंगे ना फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे काम की चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं उनको हम देख रहे हैं। जोन से टैग्स हमने शुरू से लेकर एंड तक देखे थे, वो इसलिए देखे थे कि वो वेबसाइट की SEO करने में यूज़ होते हैं, सो इसलिए हमें उनको समझना है। सो सबसे पहला टैग जो आपको HTML फाइल के अंदर समझना है वो है टाइटल का टैग। उसकी वजह क्या है कि जब भी हम किसी वेबसाइट को गूगल पे जाकर सर्च करते हैं तो उसके टाइटल की बेस पर ही वो सर्चिंग में नज़र आती है। जैसे कि यहाँ आए हम लोग, यहाँ आकर मैंने कीवर्ड लिखा, यानी एक सर्च टर्म लिखी, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिख दिया जी, और लिख के हमने एंटर कर दिया। तो ये स्क्रीन पर हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए। अब ये जो स्क्रीन पर हमें रिजल्ट्स मिलने लगे हुए हैं, इसके अंदर ये वाला जो रिजल्ट नजर आ रहा है आपको, जो हाईलाइट हुआ हुआ है और सबसे बड़ा है, ये HTML फाइल का टाइटल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब गूगल पर कोई सर्च परफॉर्म होती है तो गूगल उस सर्च को कहाँ से फाइंड करता है, सबसे पहले टाइटल में से। सो टाइटल में क्या होता है, हमारा कीवर्ड होता है। सो HTML में टाइटल क्या होता है, कैसे लिखते हैं, हम ये देख रहे हैं। HTML में अगर आपने टाइटल लगाना है तो आपने हेड में लिखना है। HTML में अगर आपने टाइटल लिखना है तो उसका मैक्सिमम साइज 60 कैरेक्टर्स का हो सकता है, ठीक है। सो अब हम इधर आ जाते हैं, वापस फाइल में आ जाते हैं अपनी, और यहाँ आते हैं HTML में। HTML फाइल में टाइटल कहाँ पर होता है, हेड में होता है। अच्छा, हेड और हेडिंग को मिलाना नहीं आपस में, हेडिंग इज समथिंग एल्स, हेड इज समथिंग एल्स। हेडिंग स्टाइल्स जो हैं वो बॉडी में आते हैं, वो हेडिंग स्टाइल्स हैं। अभी हम हेड की बात कर रहे हैं, हेड पोर्शन की बात कर रहे हैं। सो हमारा टाइटल कहाँ पे आता है, हेड में आता है। सो हमने लिख दिया भाई टाइटल, और यहाँ पर लिखा एंड टाइटल, और बीच में टाइटल मैसेज। वो जो आपको उधर लिखा हुआ नजर आ रहा था ना, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, दैट इज अ टाइटल मैसेज। और ये जो मैंने लेस देन और ग्रेटर देन में लिखा है, ये टैग है। सो अब मैसेज कहाँ पे आएगा, टाइटल के टैग के बाद। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिजिटल, चलो जी हम ये लगा लेते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। अगर आपका मैसेज, आपको मल्टीपल मैसेज देना है, जैसे अभी मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, मे बी वेब डेवलपमेंट भी लगाना चाहता हूँ, स्पोकन इंग्लिश लिखना चाहता हूँ, IELTS लिखना चाहता हूँ, यहाँ आगे मैं कॉलेज का नाम लिखना चाहता हूँ, तो ड्यूल मैसेज हो गया। पर लिखना मैंने 60 कैरेक्टर्स में ही है, ये जेन में रखना है। तो सेपरेटर के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला निशान, पाइप साइन इसे बोलते हैं, या ये वाला निशान हाइफन। इन दोनों में से कोई एक, कॉमा यूज़ नहीं करना, फुल स्टॉप यूज़ नहीं करना। यहाँ पर कौन से 2 कैरेक्टर्स अलाउड हैं सेपरेटर के लिए, पाइप साइन और डैश। या तो पाइप साइन यूज़ कर लें या तो डैश यूज़ कर लें। सो हमने कहा भी पाइप साइन यूज़ कर लेते हैं। आगे मैंने क्या लिख दिया, पीक सॉल्यूशंस। चलो
हेड हो गया, टाइटल लिखा गया हमारा। पहली चीज क्या आ रही है? टाइटल। अब अगर मैं उस वेबसाइट पे दोबारा जाऊं, जरा दोबारा देखते हैं उस पे जाके, तो जो हमें रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं गूगल सर्च में, एक तो ये नजर आ रहा है, एक वेबसाइट का यूआरएल लिखा हुआ नजर आ रहा है, साथ में एक छोटी सी पिक्चर नजर आ रही है। आ रही है? इस पिक्चर को हम लोग फेविकॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पिक्चर को हम फेविकॉन बोलते हैं। सो ये फेविकॉन पिक्चर कैसे आएगी और ये किसका हिस्सा होती है? फेविकॉन पिक्चर जो है ये भी हेड का पार्ट है। फेविकॉन पिक्चर भी हेड का पार्ट है। इसके लिए कौन सा टैग लगता है उसको भी देखते हैं और फिर इसकी आउटपुट देखेंगे। यहां है, इसके लिए ये जो फेविकॉन पिक्चर, ये टेक्निकल नाम है, इसका नाम फेविकॉन ही है। ठीक है। सो हमने यहाँ पर टैग यूज करना है लिंक का, यानी फेविकॉन पिक्चर लगाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? लिंक का टैग यूज होता है। लिंक कौन बताएगा इसका एट्रीब्यूट? किसी भी टैग के अंदर हम जो ऑप्शंस लिख रहे होते हैं उन्हें हम क्या कॉल करते हैं? एट्रीब्यूट। यानी कि वैसे जनरली तो मैं कहूँगा ना भाई इसकी पहली ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन है, तीसरी ऑप्शन है, मगर यहाँ पर हम टेक्निकली क्या कॉल करते हैं उन्हें? एट्रीब्यूट्स। कि भाई लिंक का पहला एट्रीब्यूट क्या है? REL। REL फॉर रिलेशन। और यहाँ पर हम डबल कोटेशंस में लिखेंगे शॉर्ट, स्पेस के बाद कट था कि इकट्ठा है? ठीक है, शॉर्टकट आइकॉन और डबल कोटेशन बंद। ये तो हमने बता दिया रिलेशन। उसके बाद कौन सा एट्रीब्यूट है? href। href इक्वल्स टू, और फिर डबल कोटेशन में, डबल कोटेशन में हमें क्या बताना है? भाई हमें तस्वीर लगाई है ना वहां पर, तो इसका मतलब है हमारे पास तस्वीर होनी भी चाहिए। आमतौर पर वेबसाइट के फेविकॉन में जो तस्वीर होगी वो क्या होगी? वो किसी भी कंपनी का लोगो होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी वेबसाइट में जो लोगो की पिक्चर होगी उसे मुझे उसकी एक कॉपी चाहिए फेविकॉन के तौर पर। इस इमेज का फॉर्मेट ऑलवेज क्या होना चाहिए? PNG होना चाहिए। इस इमेज का नाम ऑलवेज क्या होना चाहिए? फेविकॉन होना चाहिए। अगर आपके पास लोगो की फाइल किसी और नाम से पड़ी हुई है तो आप इसका नाम बदलें और एक कॉपी करें, कॉपी लेकर उसका नाम फेविकॉन रख लें। अगर आपके पास लोगो की फाइल JPG पड़ी हुई है तो आप कोई ऑनलाइन कन्वर्टर से उस JPG की फाइल को PNG में बनाकर इस्तेमाल कर लें। ठीक है। तो हम यहां पर अब लिखने लगे हैं favicon.png। चलो जी, पूरा हो गया काम? कुछ और रह तो नहीं गया? अच्छा, रह गया एक चीज़। भाई क्या रह गई बोला? ये रह गया। और ये फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास ना दो तरह के टैग्स होते हैं, ऐसे ही है ना? हमने कहा एक टैग्स होते हैं जो सिंगुलर टैग्स होते हैं, एक टैग्स होते हैं जो पेयर टैग्स होते हैं, जो जोड़ी की शक्ल में लिख रहे होते हैं, उन्हें पेयर बनाना पड़ता है। और एक जो होते हैं कि उसको जब हम वंस यूज करते हैं तो ऑटो क्लोज हो जाता है, इसलिए उसको हमें पेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। टाइटल जो था वो पेयर था और लिंक जो है वो सिंगुलर टैग है। तो सिंगुलर टैग को हम इस तरीके से साथ ही क्लोज कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं उसने दोनों कलर्स मैच कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने टैग को क्लोज कर लिया। अब इस फाइल को करते हैं सेव। अभी हमने सिर्फ दो प्रैक्टिसेस की हैं। एक क्या किया हमने? टाइटल लगाया। एक क्या किया हमने? फेविकॉन लगाया। इसका मतलब ये हुआ, मुझे नहीं पता कि वहाँ फेविकॉन की फाइल पड़ी है, आई थिंक सो पड़ी होगी। सो अब हम अपनी इस फाइल को चला कर देखते हैं। ठीक है, ये फाइल पड़ी हुई है जी, C पे फोल्डर है जहाँ पे रखा हुआ है। इसी तरह जैसे मैंने ये मैनेजमेंट की हुई है कि मैं जो काम करता हूँ उसकी प्रैक्टिस करने के लिए पहले अपना एक फोल्डर बनाता हूँ और उससे रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड सारी फाइलें उसी में रख लेता हूँ। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कंटेंट कहाँ पड़ा हुआ है। ये नहीं है कि आपको पड़ा हो, सब कुछ हो रहा हो, चल भी रहा हो, तो आप भूल जाएंगे आपने रखा कहाँ पे था। आपको खुद से C पे, D पे, E पे एक फोल्डर बना लेना है प्रैक्टिस करने के लिए, और जितनी भी फाइलें बनानी है वो आपको उस जगह पे रखनी है ताकि मैनेजमेंट इजी हो। ठीक है, इस बात का कोई डिजिटल मार्केटिंग से लेना देना नहीं है, इस बात का कंप्यूटर से लेना देना है कि भाई हम कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए हम लोगों को। ओके, हो गया? HTML क्लास में आए। नाम क्या था जी फाइल का हमारी जो अभी रखा है हमने? बैकअप फाइल। ये आ गया जी बैकअप लेक्चर। जरा देखें यहाँ पर एक फेविकॉन पड़ा होगा, आई थिंक सो पड़ा हुआ है ना। इसका मतलब है कोई इशू नहीं आएगा, यही वाला फेविकॉन लग जाएगा वहाँ पे। सो अब हम बैकअप वाले लेक्चर को यानी इस फाइल को डबल क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक हो गया? टाइटल कहाँ पे डिस्प्ले होता है जी? टाइटल कहाँ पे डिस्प्ले होता है? टैब के टॉप वाले पोर्शन पे। और फेविकॉन कहाँ पे डिस्प्ले होता है? उसके साथ लेफ्ट साइड पर पैरेलल। सो ये हमने दो चीज़ों की प्रैक्टिस कर ली, टाइटल भी लिख लिया
पता लगा आपको टाइटल कहाँ पे आया? टैब के ऊपर जहाँ नाम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, और उसके साथ फेविकॉल भी आ गया। पेज अभी तक खाली है क्योंकि अभी तक हमने पेज पे कुछ भी नहीं किया। जब काम करेंगे तो नजर आएगा। भाई ये दो चीजें की थी हमने ऐड में अभी तक। अब हम आ जाते हैं सीधे अगले पार्ट में, और वो कौन से वाला था? बॉडी का पार्ट था। इसका मतलब हम यहाँ पे आ गए। बॉडी के अंदर सबसे पहले हमने क्या सीखे थे? हेडिंग स्टाइल्स। हेडिंग स्टाइल्स के लिए हम एक काम करते हैं कि वहाँ पर जो हम लोगों ने कॉपी किए थे उन्हीं को ज़रा ले लेते हैं ताकि हमारी टाइपिंग प्रैक्टिस बच जाए थोड़ी सी। मैं इन्हीं सारे हेडिंग स्टाइल्स को पिकअप कर रहा हूँ यहाँ से और उस अपनी फाइल में ले लेते हैं जी। ओके, टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूजर्स हैं उनको पता होगा कि ये हेडिंग स्टाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है। जब आप कोई लेटर वगैरह लिख रहे होते हो, कोई एप्लीकेशन लिख रहे होते हो, तो ऊपर अगर आपने हेडिंग देनी हो, जो हेडिंग आपकी हो, तो आप उसको हेडिंग स्टाइल कर सकते हैं। और टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल्स होते हैं। और ये यहाँ पर हमने इसकी पूरी एग्जाम्पल कर ली। इनको लिखने का तरीका क्या होता है कि एच लिखते हैं, एच फॉर हेडिंग, और उसके बाद उसका नंबर 1 से लेकर 6 तक। अगर आपको पहली हेडिंग चाहिए तो 1। हेडिंग टैग का जो हेडिंग्स का जो टैग है ये भी पेयर टैग होता है, अंडरस्टूड पेयर टैग होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम हेडिंग स्टाइल को क्लोज नहीं करेंगे तो हमारा पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट ही हेडिंग बन जाएगा। इसलिए जहाँ पर आपकी हेडिंग क्लोज हो रही है वहाँ पर आपको इसे क्लोज करना है। तो ये हमने एग्जाम्पल कर ली हेडिंग की भी सारी। 6 हेडिंग स्टाइल्स लगा लिए। ज़रा चेक करते हैं सेव करके क्या होता है। भाई इसको लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या लिखा हमने? पहली हेडिंग लगानी है तो क्या लिखा? एज 1। दूसरी हेडिंग लगानी है तो क्या लिखा? एज 2। तो इस तरह हमारे पास टोटल 6 हेडिंग्स हैं। तो जब हमें छठी हेडिंग लगानी होगी तो क्या लिखेंगे? एज 6। सो अब ज़रा इस फाइल को दोबारा से देखते हैं कि क्या किया इसने। ये वाली फाइल थी, इसको रिफ्रेश कर लें, रीलोड कर लें। क्या हुआ? पेज पे भी कंटेंट आ गया। अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज हेडिंग स्टाइल्स। यहाँ पर देखने से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कोई फॉर्मेटिंग है जिसमें पहले वाली हेडिंग जो है वो बहुत बड़ी है और आखिर वाली हेडिंग काफ़ी छोटी है। दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये कोई राइटिंग फॉर्मेट है। ये एग्जैक्टली HTML का राइटिंग फॉर्मेट है, बट SEO में हम इसे बिल्कुल एक डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। SEO में हम ये कहते हैं कि ये जो है ये हेडिंग स्ट्रक्चर है। ये हमारे डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है कि हमारा डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो बुक की टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हुई होती है। तो क्या होता है, जैसे ही पहला चैप्टर शुरू होता है उस पर एक हेडिंग आती है, उसके साथ एक नंबर भी लगा होता है। ऐसे ही है ना। मतलब पहला चैप्टर ओपन किया, फर्स्ट पेज, सबसे पहले एक हेडिंग आई और उसके साथ लगा हुआ था 1। उसके नीचे कुछ कंटेंट लिखा हुआ आया, बड़ा लिखा हुआ है, छोटा लिखा हुआ है, ज़्यादा लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है, ये डिपेंड करेगा टॉपिक पर। लेकिन उसके नीचे जाकर फिर कोई टॉपिक शुरू होगा। वो टॉपिक उसका सब टॉपिक भी हो सकता है और वो टॉपिक नया टॉपिक भी हो सकता है। ऐसे ही है। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि 4 लाइनों के बाद नीचे लिखा हुआ आ जाए 1.1, और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि नीचे लिखा हुआ है 2। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा कि जब 2 के साथ कुछ हेडिंग होगी तो वो कौन सी होगी? नई हेडिंग होगी। और अगर 1.1 होगी तो उसकी सब हेडिंग होगी। अच्छा, उसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम तो फिर 1.2 आ जाएगा। फिर आपको पता लग गया कि ये हेडिंग नंबर 1 की डिटेल्स आ रही हैं और हेडिंग नंबर 1 की ही सब हेडिंग है। फिर जब हम आगे जाएंगे कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद फिर दोबारा हम पढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ आ जाता है 1.2.1। अगर ऐसे लिखा हुआ आता है तो इसका क्या मतलब होता है? 1.2.1 इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई ये जो अभी हम 1.2 को पढ़ कर आए हैं ये उसकी डिटेल अब आनी शुरू हो गई है। जैसे ही वो 1.1 आया था, 1.2 आया था, आपको पता लग गया था ये मेन हेडिंग की डिटेल्स हैं। लेकिन जैसे ही 1.2.1 आया, अब आपको क्या लगा कि भाई ये तो अब 1.2 की डिटेल्स आनी शुरू हो गई हैं। ऐसे ही है ना। फिर ऐसे ही इसको हम पढ़ते हैं। 1.2.1 था ना, अगर थोड़ी देर के लिए इसको और मैं कॉम्प्लेक्स कर दूं, वो स्क्रीन पे कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले क्या आया था? 1.2.1 ऐसे ही है। इसके आगे फिर उन्होंने इसको एक्सप्लेन करना है 1.2.1 को। तो ये कैसे हो रहा है? हो सकता है कि ये ऐसे हो रहा हो 1.2.1.a। आपको मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसका सब टॉपिक है। किसका सब टॉपिक है ये? ठीक है ना। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है, ये जो अभी आपको मैंने बताया है,
ये एक रीडिंग साइकोलॉजी है, बुक्स रीडिंग की, है ना। स्कूल्स में हम जब पढ़ते हुए बुक रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमें सब पता लग जाता है बुक रीडिंग करते हुए। और ये रीडिंग की साइंस स्कूल में स्टूडेंट को सिखाई तो नहीं जाती, कभी भी नहीं बताया जाता कि भैया, जैसे मैंने भी बताया आपको, ऐसे तो स्कूल में कभी भी नहीं बताते कि भाई बुक को पढ़ने का ये तरीका है। पढ़ने से आपको खुद ही पता लग जाता है कि ये तरीका है, ऐसे ही है ना। मतलब कोई आपको ये सिखाता नहीं, ऐसे नहीं है कि कोई प्ले ग्रुप से क्लास फर्स्ट में बच्चा गया हो तो उससे पहले ये मेथड सिखाएं उसको, बिल्कुल नहीं सिखाते। लेकिन ये मेथड समझ में भी आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूज़र फ्रेंडली मेथड भी है, इससे चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं। गूगल भी यही कह रहा है, गूगल कह रहा है कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आपका कौन से वाला मेन पॉइंट है और कौन से वाला सब पॉइंट है। सो गूगल क्या कहता है, कहता है अगर आप हेडिंग स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, हेडिंग स्टाइल्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, हेडिंग स्ट्रक्चर, अगर आप हेडिंग स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे और आप लगाएंगे H1 तो मुझे लगेगा कि ये आपकी मेन हेडिंग है। उसके बाद अगर आप लगाओगे H2 तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी कोई सेकेंडरी हेडिंग है मेन के बाद जो आ रही है। लेकिन इसके बाद जो 3, 4, 5, 6 हैं, ये जहां जहां लगाओगे तो मुझे ऐसे ही समझ में आएगा कि ये सब टॉपिक्स हैं जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो। किसी भी वेबसाइट के अंदर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ एक H1 लगाते हैं ताकि गूगल को ये लगे कि ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। किसी भी वेबसाइट में प्राइमरी कीवर्ड 2 नहीं हो सकते, प्राइमरी कीवर्ड किसी भी पेज का सिर्फ एक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने अपनी वेबसाइट पे 4 दफा H1 यूज किया तो ये एसईओ के अगेंस्ट हो गया। H2 हम एक से ज्यादा दफा यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेबसाइट पर एक से ज्यादा सेकेंडरी कीवर्ड्स हो सकते हैं। और उसके बाद आगे से सेकेंडरी ऑफ सेकेंडरी कीवर्ड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो आगे से हम फिर सब हेडिंग्स यूज करेंगे। सो ये स्ट्रक्चर अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम यूजर्स के लिए नहीं बना रहे, वेबसाइट विजिटर्स के लिए नहीं बना रहे, ये स्ट्रक्चर हम किसके लिए बना रहे हैं, गूगल को समझाने के लिए बना रहे हैं, ताकि उसको पता लग जाए कि कौन सा हमारा प्रायोरिटी कीवर्ड है और कौन सा हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है। उसे अपना कीवर्ड स्ट्रक्चर समझाने लगे हुए हैं। और अगर किसी वेबसाइट में ये स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो गूगल कैसे करेगा हमारी वेबसाइट को रैंक, नहीं कर पाएगा ना। इसलिए हमें ये स्ट्रक्चर समझना पड़ा। यानी हमें फॉर्मेटिंग के लिए से इस्तेमाल नहीं किया। हमने H1 इसलिए नहीं लगाया कि H1 बोल्ड लिखता है, हमने H1 इसलिए लगाया कि गूगल को पता लगे कि ये हमारी प्राइमरी कीवर्ड है, ये हमारी मेन हेडिंग है और ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। H2 इसलिए लगाया कि ये सेकेंडरी कीवर्ड है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके आगे फिर मैंने 10 पॉइंट्स लिख दिए, और 10 के 10 को मैंने क्या कर दिया, H4 कर दिया। हर पॉइंट को H4 करता जा रहा हूं, तो उसको क्या समझ में आ रहा है कि ये मेरे सब टॉपिक्स हैं, ये मेरे सब कीवर्ड्स हैं, मेन कीवर्ड नहीं है। तो इससे गूगल को समझ में आ रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपने अपनी वेबसाइट में हेडिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया तो गूगल आपकी वेबसाइट को रीड नहीं करेगा और वो कहेगा भाई आपकी वेबसाइट स्ट्रक्चरली वीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एसईओ स्कोर हर्ट होगा और आपका फैक्टर्स कम होंगे। जैसे ही हम HTML में जाकर हेडिंग स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो हमारा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। जब हम किसी वेबसाइट का ऑडिट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या उसने हेडिंग स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है और ठीक किया हुआ है। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगर किसी वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट अस में कोई हेडिंग स्टाइल यूज किया जाए, कॉल नाउ के बटन पे कोई हेडिंग स्टाइल यूज किया जाए, मोबाइल नंबर पे कोई हेडिंग स्टाइल यूज किया जाए, ईमेल पर कोई हेडिंग स्टाइल यूज किया जाए, क्या ये ठीक बात है कि ठीक बात नहीं है? ये ठीक बात नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि इनमें से कोई भी चीज़ हमारी कीवर्ड के तौर पर नहीं है, ये तो हमारे सिंपल मैसेजेस हैं। सो हमें यहाँ पर कीवर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। समझ में आ गई बात की? सो ये था हेडिंग स्टाइल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम कुछ भी फॉर्मेटिंग करने के लिए नहीं सीख रहे। नीचे आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो नीचे कर लो ना यार, प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई जी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेडिंग स्टाइल तो हो गए। अब जरा वापस आते हैं इस फाइल में जी। मेरा ख्याल इसमें लिखा होगा हमने। चलिए अब आ जाते हैं आगे। अब किसी भी वेबसाइट पे जब हेडिंग लिखी होती है तो हेडिंग के नीचे क्या होता है भाई, पैराग्राफ या नंबर ऑफ पैराग्राफ्स होंगे। सो अब हम जरा पैराग्राफ की बात करने लगे कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। हमने नहीं लिखना भाई पैराग्राफ लिखा होगा, आपने पैराग्राफ को आइडेंटिफाई कैसे करना है सिर्फ हम ये देखना चाह रहे हैं।
पैराग्राफ जो लिखा होगा उसके लिए टैग हम कौन सा ढूंढ लेंगे कि भाई इसके पैराग्राफ्स क्या हैं, पी को ढूंढोगे आप एकदम पैराग्राफ में पहुंच जाओगे। पी का टैग इसलिए होता है पैराग्राफ के लिए। सो हम एक काम करते हैं, हम इस पैराग्राफ को पिकअप करके कॉपी करते हैं ताकि यहाँ पर भी हमारी टाइपिंग की स्पीड थोड़ी सी, टाइपिंग का काम बच जाए हमारा। चले अब हम H1 में आए, ये हेडिंग लगाई, ये हेडिंग बंद की और यहाँ पे आकर एक पैराग्राफ पेस्ट कर दो। आ गया, दिस इज अ स्टूडेंट्स क्रिएटेड फाइल, ठीक है। चले जी, अब इसके अंदर एक तो पैराग्राफ का टैग यूज किया हमने, जरा इसको पहले देख लेते हैं फिर दूसरी को बाद में समझते हैं बात को। और अब जरा इस फाइल को रिफ्रेश कीजिए जी। क्या हुआ, फिलहाल मैंने इसमें बहुत सारा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, थोड़ा सा ही लिखा है, लेकिन लिखा ये जो नीचे वाला लिखा हुआ नजर आ रहा है हेडिंग के नीचे, बड़ी हेडिंग के नीचे। चले हम इसको और कंफर्टेबल कर लेते हैं, इसको हम 1 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हेडिंग 1 के नीचे मैंने जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा भी फिलहाल मैंने हाफ लाइन लिखी है। ये 1 लाइन भी हो सकती है, ये 4 लाइनें भी हो सकती हैं, ये 5 लाइनें भी हो सकती हैं, लिखते जाएंगे लिखा जाएगा। लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसमें हमारे काम की क्या चीज़ है। क्योंकि जो पैराग्राफ बना रहा है ये तो वो बना रहा है ना जो वेब डेवलपर है, लेकिन वेबसाइट को रैंक करने में हमारे काम की इसमें वो कौन सी चीज़ है जिसे हमें देखना है। वो हमें ये देखना है कि क्या पैराग्राफ के अंदर, अब देखें हमने एसईओ शुरू की एक तरह से, अभी नहीं की वैसे, लेकिन हमने एसईओ शुरू की तो हमने सबसे पहले कीवर्ड को कहाँ अकोमोडेट किया, किस जगह पे, शाबाश, टाइटल में, नंबर 1। नंबर 2 हमने कीवर्ड को कहाँ पर अकोमोडेट किया, H1 में। अब हम ये कह रहे हैं कि अब आपने कीवर्ड को अकोमोडेट करना है अपने फर्स्ट पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में। ये तीसरी चीज आ गई, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ये टैग्स बस, कि अगर हमें हेडिंग में टाइटल बनाना ही ना आता हो, हमें हेडिंग स्टाइल्स का ही ना पता हो, हमें पैराग्राफ का ना पता हो, तो हम कैसे करेंगे ये चेंजेस। ये चेंजेस करने के लिए हम ये सब कुछ समझ रहे हैं। सो अब हम ये कह रहे हैं कि अगली चीज हमें क्या पता लग गई कि पैराग्राफ में, वेबसाइट के पहले पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में भी आपको कीवर्ड अकोमोडेट करना है। अब चले हमने कर लिया, मुझे तो पता है मैंने अकोमोडेट कर लिया, गूगल को कैसे पता लगेगा कि ये जो आपने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है वो तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर, वर्ड्स पे मुश्तमिल है। भाई कौन से वर्ड्स हैं जो कीवर्ड हैं, ये तो नहीं उसे पता लग सकता। मतलब जैसे अगर इसमें देखें, पहला वर्ड है दिस, फिर लिखा हुआ है इज, फिर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। सो भाई गूगल को कैसे पता लगेगा कि जो आपने इतना लंबा चौड़ा लिखा है इसमें से कीवर्ड कौन से वाला है। कोई हम ईमेल तो नहीं करेंगे गूगल को कि भाई ये हमारे कीवर्ड्स हैं इनको रैंक कर दो, ऐसे तो नहीं करेंगे। गूगल ने खुद से आइडेंटिफाई करनी है चीज़ें। सो गूगल हमें ये कहता है कि जब आप अपना पैराग्राफ लिखोगे तो आपको क्या करना है, आपको जो आपका कीवर्ड हो, जिसे आप कीवर्ड समझते हैं, उसको आपने लगाना है बोल्ड या स्ट्रॉन्ग का टैग। जब आप उसको बोल्ड या स्ट्रॉन्ग का टैग लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कीवर्ड है, जिसे भी आपने बोल्ड या स्ट्रॉन्ग का टैग लगाया हुआ। अब आप देख रहे हैं हमने किसको बोल्ड या स्ट्रॉन्ग का टैग लगाया। चलिए अगर मैंने ऊपर शो किया था कि भाई डिजिटल मार्केटिंग, ये लिखा था ना मैंने इस फाइल पे, चलिए हम यूं कर लेते हैं, फिर यहाँ पर भी यही लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। डिजिटल मार्केटिंग क्या लिखा था आगे, इन लाहौर भी लिखा था कि नहीं लिखा, चलो जी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ओके। यहां पर आया, जरा इसको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में ले आऊं, पीक सॉल्यूशंस, यहां पर क्या लिख दिया हमने, चलो जी ये मैंने वर्ड को कंप्लीट कर लिया, एक सेंटेंस बना लिया। इसको मैंने आगे से फुल स्टॉप भी लगा दिया यहाँ पे, और बात हमारी होगी ख़त्म। ये जो क्लास सेशन लिखा हुआ है इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब ज़रा देखते हैं जी, टाइटल में हमने पीक सोल्यूशन नहीं, टाइटल की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, हम इस वक्त इसको लेकर आए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमने पीक सोल्यूशन लिखा है ना, ये कोई सेंटेंस भी तो बनाना है ना हमने, यानी किसी को कोई मैसेज दे रहे होंगे तो वर्ड्स के टुकड़ों की शक्ल में तो नहीं देना,
जो हमारा कीवर्ड है उसके साथ हमें कोई कंप्लीट मैसेज बनाना है। हमने कहा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज? तो हमने कहा भाई पीक स्विशन ऑफर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, के जो लोग जॉब करते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज करना चाहें तो उनको हम लोग ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो आपने जब मैसेज पैराग्राफ लिखना होगा तो मैसेज की शक्ल में लिखना होगा। अब हम ज़रा इसको सेव करते हैं और अब हम ज़रा देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ। अब क्या हुआ, पीक सॉल्यूशंस ऑफर, पीक सॉल्यूशन हमारा कीवर्ड नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज जो है वो कीवर्ड है। सो गूगल ने हमें क्या बोला था, क्यों नहीं भेजें, आ जाएंगे वो, बैठ जाएंगे पीछे मेरे आके। 7 बजे, हाँ हाँ क्लास के बाद फ्री हो जाएंगे। अब उनके भेज दें, उनको वो शीट वगैरह देकर भेजिएगा, ठीक है जी। पीक सॉल्यूशन ऑफर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, अब ये कीवर्ड आ गया हमारा। अब ये गूगल को ये कैसे पता लग रहा है, उसने हमें दिए 2 टैग जो पैराग्राफ में यूज होने हैं। 2 टैग, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो सिर्फ पैराग्राफ में यूज होने हैं, हेडिंग स्टाइल नहीं है ये। और वो है बोल्ड का टैग और वो है स्ट्रॉन्ग का टैग। कहता है भाई आपने जब पैराग्राफ के अंदर कुछ हाईलाइट करना होगा, एम्फेसिस करना होगा, गूगल को कोई मैसेज देना होगा, गूगल को ये बताना होगा कि भाई ये हमारा कीवर्ड है, किसी भी तरह का कीवर्ड है, आप उसे क्या कर दोगे, यहाँ बोल्ड करोगे, बरत करेंगे तो बोल्ड ही। टैग 2 है हमारे पास, एक बी का टैग है और एक स्ट्रॉन्ग का टैग है। बी भी बोल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड करता है। बी जो है HTML की हिस्ट्री में देखें तो स्टार्टअप टैग है, जब HTML शुरू किया हमने बी का टैग तब से आ रहा है। स्ट्रॉन्ग का टैग बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। दोनों का वेट एक जैसा ही है, आप चाहे बी यूज़ कर लें चाहे स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लें, दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप बहुत सारे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो इट इज़ रिकमेंडेड कि कहीं पर बी करें और कहीं पे स्ट्रॉन्ग करें। दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, ठीक है, अलग अलग बिहेवियर्स नहीं है। फाइन, हो गया, क्लियर हो गया जी। आखिरी चीज़ क्या आ गई है हमारे पास, इमेज। चलें जी इमेज वाले को भी देख लेते हैं। इमेज वाला कहाँ है, ये इमेज का टैग तो मेरा ख्याल है आप लोगों ने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा, नो, ठीक हो गया। एंकर पढ़ा था, है ना, ठीक हो गया। यानी कि ये हमारी आखिरी चीज़ है जो रिपीट में आ रही है। चलें जी, अब आ गया इमेज। ये भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसको समझ लेते हैं पहले। इमेज का टैग का मकसद क्या है, ज़रा इसकी आउटपुट देख लेते हैं तो आप इजी होकर इसे समझ लें पहले, फिर हम टैग को समझते हैं। क्या हुआ, तस्वीर आ गई, आप देख रहे होंगे ये वही तस्वीर है जो ऊपर गई हुई है, मगर ऊपर जाकर तो ये बिल्कुल छोटी सी बन गई थी, लेकिन यहाँ पर IMG के टैग के साथ जब हमने इसको लगाया तो ये तस्वीर काफ़ी बड़ी आ रही है, ठीक है। सो अगर आपको इमेज वेबसाइट पे इमेजेस लगाने हैं तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, अब जरा वापस आ जाते हैं इसमें। इमेज का टैग और उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। IMG, अगर आपको इमेज लगाने हैं तो क्या यूज करना है, IMG। उसके बाद इसका पहला एट्रीब्यूट है SRC फॉर सोर्स। यहां पर आपको अपना इमेज का नाम बताना है, यानी सोर्स फाइल एक्सप्लेन करनी है कि भाई कौन सी वाली इमेज फाइल है जो लगा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस फोल्डर में हम लोग काम कर रहे हैं उस फोल्डर में उस फाइल का होना ज़रूरी है। अगर थोड़ी देर के लिए इसको कॉम्प्लेक्स करें हम, फाइल का क्या नाम है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, इसको थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स करूं, कॉम्प्लेक्स क्या करता हूं भाई, कहाँ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ये ठीक है। मैं इसकी करता हूं कॉपी, लेकिन जिसकी कॉपी कर लेते हैं, ये लें जी कॉपी की मैंने, और ये HTML क्लास का फोल्डर है और इसी के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाने लगा हूं और उसका नाम रख लेते हैं जी, क्या रख लिया मैंने उसका नाम, इमेजेस, ठीक है। अब मैंने लगा दिया इमेजेस और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दें। चले पेस्ट नहीं करते भाई, पहले सीधा कर लेते हैं यहाँ पर, जी ठीक हो गया। यहाँ पर हमने लगा लिया इमेजेस।
अब एरर आ गया, मैंने रूट चेंज किया ना उसका, और वहां पर तो इमेज अभी नहीं है। आ गया? तो मतलब जिस जगह पर इमेज पड़ा होगा उसका एड्रेस देना है। खास तौर पर जब हम किसी वेबसाइट को डाउनलोड करके उस पर काम कर रहे होंगे तो इमेज कहाँ पड़ा होगा। जब हम किसी वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे तो आपको पता है कि इमेज इसके फोल्डर में पड़ा होता है, तो फिर ये रूट चलता है। अभी जब तक हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने HTML फाइल को और इमेज को एक ही जगह पे रखा हुआ था, इसलिए मुझे रूट देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अगर मैं अभी के अभी ये चेंज भी कर दूं, थोड़ी देर के लिए मैं कोड में वापस आता हूं और फिर चेंज कर देता हूं। चेंज कर दिया मैंने वापस इसको, और इसको मैं फिर से सेव कर लेता हूं, फिर मैं इसको ज़रा एग्जीक्यूट करता हूं। क्या ख्याल है, एरर आएगा? उधर पहले ही पड़ी है, गुड, उधर पहले ही पड़ी हुई है। अब इस बार मैंने कॉपी किया ना, मैंने मूव तो नहीं किया था। अगर मैंने मूव कराया होता तो फिर यहाँ पे ना होती, तो वहां पर ऑलरेडी पड़ी है, वहां से भी अब चल रही है और वहां से भी अब चल रही है। सो आपको ये साइंस समझनी पड़ेगी कि फाइल मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक हो गया? आई होप कि अब जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक लेवल पे आ गए। लास्ट लेक्चर हमने लिया एंकर का, जो आपने भी ट्रेन किया हुआ था, ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। और इससे पहले जो कुछ हमने पढ़ा था आप सब एक लेवल पर हैं। और आप लोग ये जितना कुछ आपने अभी पढ़ा ये हमने बहुत डिफरेंट लेक्चर्स में पढ़ा है ना, 3 लेक्चर्स में पढ़ा था ना ये सब कुछ। सो आप इस लेक्चर को भी देखो, और जब आप मुझसे अपना व्हाट्सएप शेयर करोगे मैं आपको प्ले लिस्ट दूँगा, आप उधर से एक लेक्चर भी देखो। लेकिन आपको एफर्ट करनी पड़ेगी सभी को। एफर्ट के बगैर आप वेबसाइट पे काम नहीं कर सकते हैं। खासतौर पर आप HTML की साइंस को अंडरस्टैंड बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। और हमें इससे ज़्यादा HTML नहीं समझनी। इससे ज़्यादा अगर कोई HTML समझनी भी है तो मैं SEO के दौरान आपको सिखाऊंगा। यानी कि इसका मतलब कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। हमें कोई साइंस नहीं समझनी, हमने कोई वेब डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ SEO के लिए HTML को अंडरस्टैंड करना है। ठीक हो गया? अच्छा, जरा हम प्रीवियस क्लास में एक काम और कर रहे थे, उसको भी ज़रा आगे बढ़ाएं, ज़रा देखते हैं कि कहीं कहाँ तक बात जा सकती है। ये फाइल थी पब्लिक HTML की। वापस स्क्रीन पे आ जाएं सब लोग जी। अब अगर मैं ये कहूँ कि इस फाइल को भी ज़रा प्ले करें जी। कितने लोग हैं प्रेजेंटेशन के? 2 लोग हैं, ओके। आप लोग वो लाए हैं ना, कोई शीट लाए हो ना साथ, उसे फिल कर दें, ठीक है जी। वेबसाइट आ गई। मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इमेज कैसे चेंज करने हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, ये समझ लें ज़रा। कोई एक इमेज चेंज करके देख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए। मेरा ख्याल है कि ये टेक्स्ट तो आपको खुद चेंज कर लेना चाहिए। क्या ख्याल है? फाइंड कर लेंगे ना इसको। ये टेक्स्ट भी आप बदल लेंगे, मतलब आपकी वेबसाइट बनने वाली है ना, ओके। हाइपरलिंक बनाना होगा, किसी को सिलेक्ट करके उसको ए लगा देंगे तो वो हाइपरलिंक भी बन जाएगा। इमेज कैसे चेंज होने हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आपको अपने इमेजेस भी बनाने पड़ेंगे। जो इमेज बनाने हैं साइजेस के हिसाब से बनाएं, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पर इमेज चेंज करना है तो भाई ये बनी बनाई वेबसाइट है, इसलिए हम इमेज की अपनी वेबसाइट की चीज़ों को तो चेंज नहीं कर रहे ना, वेबसाइट वैसी की वैसी रहेगी। सो आप इस पर ज़रा राइट क्लिक कर लें और सेव इमेज एज करें इसको। पहली बात क्या हुई, इसका नाम आ गया ठीक है। चले, मैंने इसको कर लिया सेव। यहाँ पर आए, माउस रखें इसके ऊपर, क्या लिखा हुआ आ रहा है? 1213 बाई 1600, 1213 बाई 1600। ये क्या है? इमेज का साइज है। तो आपने जो अपना इमेज बनाना है वो इसी साइज का बनाना है, ठीक है। उसके बाद जब बन जाएगा तो उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दें। फिलहाल मैं देखता हूँ कोई मेरे पास दूसरी तस्वीर हो तो मैं उसको रिप्लेस कर दूँ जो कि स्क्वायर में आ रही हो। इसको कर दें रिप्लेस, ओके, इसको रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, अभी हमने जो ऊपर फाइल ली है उसका क्या नाम था जो अभी सेव होकर आई है? कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। अब एक तो तरीका ये है सीधा सीधा कि मैं इस फाइल को करूं डिलीट और उस फाइल का नाम वही रख दूं जो इस फाइल का नाम है। बट आप लोग कारपेट वॉशिंग सर्विसेज सब लोग तो इसकी बना भी नहीं रहोगे वेबसाइट, आप अपनी अपनी बनाएंगे ना, तो इसका मतलब है नाम आपका कस्टमाइज्ड होना चाहिए। तो अब हम ये कहने लगे हैं कि भाई हम इस चीज़ को खुद से कैसे मैनेज करने वाले हैं, ये देखते हैं। इसके ऊपर माउस रखें और ये देखें इसकी फॉर्मेट क्या है, वेब पी है। वेब पी कन्वर्जन से हो जाएगी, हमें पता है। ऑनलाइन PNG टू वेब पी कन्वर्टर, ऑनलाइन JPG टू वेब पी कन्वर्टर लिखेंगे तो इसको कन्वर्ट कर देगा। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है।
सो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये वाला कोड कहाँ पर है एक्चुअली, तो इसको फाइंड करना है। मुश्किल बात यही है ना कि भाई HTML फाइल में जाकर इस यहाँ पर हमने अपनी इमेज का नाम लिखना है, क्योंकि हमारी इमेज का नाम भी डिफरेंट है फिलहाल, और हमारी इमेज की टाइप भी डिफरेंट है। वो टाइप भी ये वाली नहीं है, ये वेब भी बनाई हुई है हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस इमेज तक पहुंचना है कोडिंग में। बड़ा आसान तरीका है भाई, इस पर सेव तो कर लिया ना हमने। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, मैं इसलिए कर रहा हूँ इसको F2 कर दिया। चलें जी, F2 रीनेम का शॉर्टकट होता है ना विंडोज़ में। मैंने कहा था ना विंडोज़ बेसिक आनी चाहिए आपको। हाँ, F2 विंडो में रीनेम का शॉर्टकट होता है। मैंने इसे लिया और कॉपी कर दिया, Ctrl+C, कॉपी हो गया। अभी हम क्या करने वाले हैं, कोडिंग में आने वाले हैं। अब हम उसे क्या कह रहे हैं भाई, मैंने अब किसकी कोडिंग में जाना है, इसकी कोडिंग में तो नहीं जाना ना, इसकी कोडिंग में जाना है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर आए, इसको कर लें नोटपैड के साथ, आगे Ctrl+F, वही वाला तरीका जो प्रीवियस क्लास में करते आ रहे हैं। पहुंचना कहाँ था मुझे, इमेज तक, इसलिए मैंने वो इमेज का नाम कॉपी कर लिया। चाहता तो मैं टाइप भी कर सकता था यहाँ आके, लेकिन टाइप करता तो मुझे डाउट था कि कहीं कोई स्पेल मिस्टेक हो तो वो मुझे मिले ही ना, तो इसलिए मैंने कहा उसको कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। सो हमने कॉपी किया और Ctrl+V किया और फाइंड किया, हो गया। पहुंच गए उस जगह पे, क्या नहीं पहुंचे। अच्छा, उसके बाद उसने कहा भाई ये जो इमेज पड़ा हुआ है ना, ये कहाँ पड़ा हुआ है, लाइन नंबर कॉपी पे नोट कर लें काम करने के दौरान, अभी नहीं, जब काम कर रहे होंगे, ठीक है। पता लग गया ना कि इमेज कहाँ पड़ा हुआ है भाई। अब आपको बार बार Ctrl+F करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस इमेज के लिए। आपको पता लग गया कि ये राइट साइड वाला पहले पैराग्राफ का इमेज है, तो आपने इसकी लाइन नंबर कॉपी पे नोट कर ली, ताकि आपको जब भी इस पर आना हुआ करेगा, आप सीधा 530वीं लाइन पर आओगे तो आप इसमें आकर चेंज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर जरा देखते हैं। जब यहां से देखिएगा ये शुरू हो गया लिखना, देखते हैं कहां पर है जी IMG का टैग कहां है, ये वाला है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे थे जी इसको, लेकिन ये नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ये नहीं है। ये क्यों नहीं है, नीचे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इसको हम जरा थोड़ी देर के बाद देखते हैं। स्लाइड्स, ये इमेज कौन से वाला है, स्लाइडर वाला इमेज है, उधर भी इसी नाम का इमेज यूज हुआ हुआ है। वैसे आपने स्लाइडर का इमेज चेंज यूज करना है, अभी हम देखेंगे जब दूसरे इमेज पर आएंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, Ctrl+F करते हैं और फिर से उसी को ही फाइंड कर लेते हैं जी। अब जरा लाइन चेंज हुई है, अब सही जगह पर आए हैं। अब ये मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था IMG के टैग को, तो उस जगह पर तो IMG का टैग नहीं था। ये तो आपको कंफर्म हो चुका हुआ है ना कि तस्वीर के लिए हमें IMG के टैग की जरूरत है। फाइन, सो अब हम सही जगह पे आ गए हैं। अब हमें यहां पर आकर क्या करना है, इसको चेंज करना है, सिर्फ इसी को चेंज करना है ना, और इसकी एक्सटेंशन को भी चेंज करना है। लेकिन अभी हम जरा देखें यहाँ पर कौन सी फाइल लाने लगे थे हम, जरा क्विकली देखते हैं। वो डाउनलोड्स में पड़ी थी शायद जी, कौन सी फाइल है ये, इसका नाम क्या है, ABC और JPG है, ऐसी है, abc.jpg है। ओके, इसका क्या नाम है जरा देखें, ये भी JPG है, ये भी JPG। अभी PNG कोई नहीं पड़ी हुई स्केयर में, चलिए यही लगा लेते हैं फिर, कोई सी भी ये लगा लेते हैं। डिज़ाइन लिखा हुआ है ना इस पर, इसे किया जी मैंने Ctrl+C और यहाँ पे आए, और वेबपी तो नहीं है, क्या थी ये, JPG थी। लेकिन ये अभी फाइल वहाँ नहीं गई, ये फाइल कहाँ पड़ी हुई है आपने देखा है, डाउनलोड्स में। मैं कहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ इसको, पब्लिक HTML से। सो हम क्या करते हैं कि अपना जो इमेज होगा, बेशक मैंने नेट से ही लिया हुआ है, पहले मैं इसको कहाँ ले जाऊँगा, कॉपी करके उसी फोल्डर में अब ये वाले इमेजेस कहाँ से प्ले हो रहे थे, इमेजेस में से, इमेजेस कहाँ पर है भाई, ये चलो ये हमारी आ गई फाइल, सेव करें इसको।
चेंज हो गया इमेज। इस तरह आप लोगों को इमेजेस को चेंज करना है। इसके लिए आपको पहले ये वाली प्रैक्टिस घर में जाकर जरा थोड़ी सी रिपीटेडली करनी है, ताकि आपको ये मेरा पॉइंट समझ में आ जाए। और ये मेरा आखिरी वाला जो पॉइंट था, ये मेरा 1 या 2 मिनट में हमने इसको डिस्कस किया है इस लेक्चर की इस जगह पे। इस हिस्से को आपको, जिसको समझ में ना आ रहा वो इस हिस्से की वीडियो को 1 से ज़्यादा दफ़ा देखें, क्योंकि ये एक इमेज मैंने चेंज किया। इसके नीचे जितने भी इमेजेस आ रहे हैं, फिलहाल स्लाइडर्स को आप ना कुछ करें, स्लाइडर वही रहने दीजिएगा जो आ रहे हैं, ताकि जब आप पूरी वेबसाइट तैयार कर लें तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। फिर मैं आपको स्लाइडर का बताऊंगा। बाकी की सारी वेबसाइट को आपने चेंज कर लेना। इसी तरह कुछ चीज़ें आपको इसमें शायद अभी काबू में नहीं आएंगी, कोई बात नहीं। कौन सी नहीं आएगी भाई, उसको भी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये यहाँ पर वीडियो आई हुई है ना, सो वीडियो भी शो नहीं हो रही है यहाँ पर। कहता है इसको आप यूट्यूब पर देखें। इसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया होगा कि कोई भी बंदा वेबसाइट पे से यूज़ ना कर सके, इसलिए आया। सो ये वीडियो कैसे आनी है यहाँ पर वो भी बताऊँगा आपको। अब वो भी आगे जाकर देखते हैं। बाकी सब कुछ क्या आ रहा है, इमेजेस ही है ना। सो आपने अब इस पूरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट बना लेना है, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हम स्टेप फॉरवर्ड हो सकेंगे। जी आप मुझे दिखाएंगे। अपने मेरे क्लास को पहले बंद करने लगा, ठीक है। क्लास हम यहाँ पे ऑफ कर